हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूर्यकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर क्लासेस एकेडमी में। तो आज हम आ चुके हैं पार्ट 2 लेकर कक्षा 9 भौतिकी का चैप्टर जो 3 था गुरुत्वाकर्षण, उसका पार्ट 2 लेकर के। हमने पार्ट 1 में गुरुत्वाकर्षण के बारे में, गुरुत्वाकर्षण का आंकिक मान, उसके फार्मूले को बताया, उसके महत्व को बताया। आज हम लोग इस दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे केपलर के ग्रही संबंधी नियम। केपलर के ग्रही संबंधी नियम। यानी केपलर के ग्रही संबंधी नियम में केपलर ने जो हमारे ग्रह, हमारे सौरमंडल में सभी ग्रह हैं या उपग्रह हैं, उनके बारे में क्या जानकारियां दिया है, क्या कथन उन्होंने कहा है, आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। केपलर के ग्रही संबंधी मुख्य रूप से कुल 3 नियम हैं, उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ये देखिए, जो केपलर हैं उनका पूरा नाम है जोहान्स केपलर। क्या नाम है? जोहान्स केपलर। इन्होंने ग्रहों के संबंध में या ग्रहों के प्रतिपादन के लिए 3 नियम दिए। कितने नियम दिए हैं? 3 नियम। तो उसे हम लिख लेते हैं। जोहान्स केपलर ने ग्रहों के संबंध में 3 नियम दिए हैं। जोहान्स केपलर ने ग्रहों के संबंध में 3 नियम दिए हैं। 3 नियम दिए हैं। पहले को क्या बोलेंगे? पहले को बोलते हैं प्रथम नियम। क्या बोलते हैं? पहले नंबर को प्रथम नियम। प्रथम नियम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रथम नियम में क्या कहा है? इन्होंने कहा कि सभी ग्रह, पृथ्वी के साथ साथ सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य इनके या इन ग्रहों के केंद्र में स्थिर रहता है। इन्होंने प्रथम नियम में क्या कहा है कि जो हमारे सभी ग्रह हैं, हमारे सौरमंडल में उपस्थित जितने भी ग्रह हैं, वे सभी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं या चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य जो है इनके केंद्र में स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर बना रहता है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तथा सूर्य इसके फोकस या कह सकते हैं केंद्र, तथा सूर्य इसके फोकस या कह सकते हैं केंद्र पर स्थिर रहता है। अब देखिए, हम लोग एक फिगर बना के देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जिससे अगर हम बात कर लें, ये क्या है?
ठीक है। ठीक है, थोड़ा सीधा बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ कहीं पर सूर्य यहाँ पर क्या है, स्थिर है। ठीक है, सूर्य हो गया। और ये जहाँ पे इनका दोनों का कटान बिंदु, ये कहेंगे इनका क्या है, केंद्र है। ये क्या है, इसी को केंद्र या फोकस कहेंगे। अब मान लेते कि यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो आपको कोई ग्रह है, यहाँ पे क्या है, कोई ग्रह है, क्या है यहाँ, ग्रह, जो कि इस दिशा में मान लीजिए चक्कर कर रहा है। इनका दिशा कोई भी हो सकता है, क्योंकि सभी ग्रहों का एक दिशा नहीं होता है, ठीक है ना, पता है हमें। तो ये क्या है, सूर्य इनके सेंटर पर क्या है, स्थित है। ये क्या है, सूर्य है। बनाइए फिगर फटाक से। यहाँ ग्रह है, यहाँ सूर्य है, और ये सेंटर केंद्र है। और ये क्या है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। यानी जिस लाइन से ये ग्रह घूमता है, जिस रास्ते से या जिस मार्ग से ये घूमता है, उसे क्या कहेंगे, वृत्ताकार मार्ग। लेकिन ये कैसा वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार। कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा द्वितीय नियम देख लेते हैं। चलिए हेडिंग बनाइए, द्वितीय नियम, दूसरा नंबर करके, द्वितीय नियम। इसे क्या बोलेंगे, सेकेंड लॉ बोलेंगे। क्या सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है, अगर हम कहें, एक फिगर हम लोग बना लेते हैं पहले। चलिए लिखते हैं इस प्रकार, यदि अब कोई बिंदु ए है, ए से बी तक गति करने में लगा समय, सी से गति करने में लगा समय, सी से डी तक गति करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल AOB तथा क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है जी, पूरा आ रहा। अब यहाँ पे कोई सूर्य है, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी, यहाँ दूरी,
ठीक है, ऐसे है। और बीच में क्या है, सूर्य है। ठीक है, अब हम क्रमशः इसे मूल बिंदु सूर्य को मूल बिंदु O मान लेते हैं और यहाँ से A, B, C और D। तो हमने कहा कि जो हमारा AOB यानी ये वाला क्षेत्रफल जितना है उसी के बराबर कहेंगे तथा क्षेत्रफल क्या कहेंगे BOCOD। ठीक है, इस क्षेत्रफल के बराबर ये क्षेत्रफल होगा और इस क्षेत्रफल के बराबर ये क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे हो तो क्षेत्रफल AOB तथा क्षेत्रफल COD क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, COD या OCD कुछ भी लिख सकते हैं। इसे आप मिटा दीजिएगा। ये आमने सामने के बराबर होंगे, ऊपर नीचे भी आमने सामने क्या होंगे, बराबर होंगे। जी, तीसरा नियम देख लेते हैं, तृतीय नियम। तृतीय नियम, थर्ड लॉ। देखिए, तृतीय नियम इन्होंने दिया केपलर ने, इसका पूर्ण रूप से व्याख्या ये नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस नियम का पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं उन्होंने किया, लेकिन इनके बाद है न्यूटन। जैसे कि हमने कल न्यूटन का परिभाषा पढ़ा गुरुत्वाकर्षण नियम का, तो ये जो इनका तृतीय नियम है वो कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है, या इनके तृतीय नियम से गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन हो सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले तृतीय नियम का परिभाषा जो केपलर ने दिया उसको लिख लेते हैं। तो लिखिएगा, इसमें इन्होंने कहा है कि सूर्य से किसी ग्रह की दूरी स्मॉल r का घन, स्मॉल r का घन, घन का मतलब तृतीय घात, घाते 3, स्मॉल r का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल कैपिटल T बोलेंगे, परिक्रमण काल के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि सूर्य से किसी ग्रह की दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल कैपिटल T के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थात T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, या कह सकते हैं या T स्क्वायर बराबर स्थिरांक, क्या लिखेंगे, स्थिरांक लिख देंगे। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। ठीक है, ये केपलर ने परिभाषा के साथ ही अपना यहाँ पर थ्योरी दिया। ठीक है, सूत्र दिया इन्होंने कि तृतीय नियम सूर्य के किसी ग्रह की दूरी का घन उस ग्रह के सूर्य के परितः परिक्रमण काल T के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी दूरी का तृतीय घात और परिक्रमण काल कैपिटल T का द्वितीय घात। ठीक है, अब इनके नीचे लिखिएगा ग्रहों की गति की व्याख्या, ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर ने कोई सिद्धांत नहीं दिया। जब केपलर ने कोई सिद्धांत ग्रहों की गति के बारे में नहीं दिया, तब आते हैं हमारे न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा क्या करते हैं, वह ग्रहों की गति का कारण बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी हमने जैसे बताया अभी पिछले वीडियो में कि जो ग्रहों की गति का कारण क्या है, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, और वही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर भी अब एक सूर्य हमारा है, दूसरा क्या है, ग्रह है, एक तारा है, एक ग्रह है, तो वो भी दो अलग अलग प्रकार के पिंड हुए, तो उनके बीच भी क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। अब हमने कहा था कि जो ज़्यादा पावरफुल, यानी पावरफुल का मतलब जो ज़्यादा द्रव्यमान वाला होगा वह दूसरे हल्के द्रव्यमान वाले वस्तु को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा अपनी ओर, उसका बल का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए जो सूर्य है वह सभी ग्रहों को अपने चारों ओर अपने परितः क्या करता है, चक्कर कराता है। क्या कराता है, चक्कर कराता है। तो इसके नीचे लिखेंगे न्यूटन ने दिखाया कि न्यूटन ने दिखाया कि न्यूटन ने दिखाया कि ग्रहों की गति का मुख्य कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। ग्रहों की गति का मुख्य कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, इन्होंने किसने बताया, ये न्यूटन ने दिखाया। किसने दिखाया भैया, न्यूटन ने दिखाया कि जो ग्रह गति करते हैं किसी पिंड के परितः यानी चारों ओर परिक्रमण करते हैं, तो उसका मुख्य कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ठीक है, तो अब हम लोग ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, केपलर के तृतीय नियम से गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन। ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम का परिकलन करेंगे। ठीक है, हो गया है सबका, मिटा रहे हैं हम। तो अब लोग हेडिंग बनाइएगा सब लोग, केपलर के तृतीय नियम से केपलर के तृतीय नियम से गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन। बंद करो ए। चलिए लिखेगा, इसमें लिखिए न्यूटन के केपलर के तीसरे नियम का, न्यूटन के केपलर के तीसरे नियम का, न्यूटन के केपलर के तीसरे नियम का प्रयोग न्यूटन के केपलर के तीसरे नियम का प्रयोग सूर्य द्वारा ग्रहों पर लगाए गए, सूर्य द्वारा ग्रहों पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के परिकलन, गुरुत्वाकर्षण बल के परिकलन में किया। परिकलन में किया। ठीक है, न्यूटन ने यहाँ लिखिएगा, न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का प्रयोग सूर्य द्वारा ग्रहों पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के परिकलन में किया। किसने किया, न्यूटन ने। किसके, केपलर के तीसरे नियम ना, केपलर के तीसरे नियम में
जो सूर्य द्वारा ग्रहों पर बल लग रहा था उसी का गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन किया। ठीक है, कैसे क्या लिखिएगा, माना कि कक्षीय वेग भी है, क्या है कक्षीय वेग स्मॉल भी है, तथा कक्षीय वेग स्मॉल भी है तथा ग्रह लिखिए, क्या लिखेंगे, तथा ग्रह की कक्षा की त्रिज्या स्मॉल आर है। माना कि कक्षीय वेग भी है तथा ग्रह की कक्षा की त्रिज्या आर है, स्मॉल आर है। ठीक है, तब वह परिक्रमण करते हुए लगाया गया आकर्षण बल। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब देखिए जब चक्कर करेगा गोल गोल तो उस पर अभिकेंद्री बल कार्य करता है। क्या करता है, अभिकेंद्री बल क्या होता है, यानी अगर केंद्र में कोई वस्तु है, ठीक है, अब इसके चारों ओर वृत्ताकार आकृति में कोई भी पिंड चक्कर लगा रहा है तो यह हर जगह से, हर पॉइंट से, हर बिंदु से क्या करेगा, केंद्र की ओर एक बल लगाएगा। क्या करेगा, केंद्र की ओर एक बल आरोपित करेगा, जिसको हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है F बराबर mv²/k/r। m वस्तु का द्रव्यमान हो गया, v वस्तु का वेग हो गया और r सेंटर से यानी केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो क्या लिखेंगे, इसे समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है ना, इसे क्या बना लेंगे, समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। फिर लिखेंगे आगे, यदि परिक्रमण काल कैपिटल T है, तो यदि परिक्रमण काल क्या है, कैपिटल T है, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए T यानी समय है, समय बराबर दूरी बटे के 4 होता है ना, तो समय T हो गया, दूरी क्या हो जाएगा, वृत्त का दूरी क्या हो जाएगा 2πr, परिधि 2πr, और चाल क्या हो जाएगा v, चाल या वेग एक ही चीज है, तो T बराबर 2πr बटे v, या इसी को हम कह सकते हैं v बराबर 2πr बटे के T। T यहाँ भी नीचे हो जाएगा जब v ऊपर आएगा, तो हो सकता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसे समीकरण सेकेंड बना लेंगे हम लोग, क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड बना लेते हैं। ठीक है, समीकरण सेकेंड बना लेते हैं इसे। अब समीकरण क्या करते हैं, समीकरण 2 में ये v बराबर इतना दिख रहा है आपको, इस समीकरण 2 का मान उठा करके समीकरण 1 में भरते हैं। ठीक है, यानी v का वैल्यू यहाँ v² है, तो इसके पूरे स्क्वायर बन जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, F = m इंटू, अब v का मान कितना है 2πr अपॉन कैपिटल T का होल स्क्वायर, और पूरे के बटे क्या है, स्मॉल r है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए स्क्वायर करना हमें इतने का, तो m अपॉन r इधर कर लीजिए, और इंटू में पूरा इनका क्या हो जाएगा
2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और बटे के टी स्क्वायर। ऐसे हो गया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैसे हल करेंगे हम, देख लीजिए। अच्छा, ये पूरा इनके बटा में था ना। अच्छा, इसको थोड़ा ऐसे देख लेते हैं। यम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे के टी स्क्वायर और इस पूरे के बटे आर था, तो ये आर बटे 1 पूरा ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये आर ऊपर जाएगा 3 बटा में है, तो बोलिए। देखिए ये पूरा 3 बटे में हो गया ना, तो क्या कहेंगे, दिख रहा है ना जी। एफ बराबर एम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर पहले से था, तो ये कह जाएगा आर क्यूब बटे के टी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, थोड़ा और आगे देखते हैं इधर। अब क्या कर सकते हैं इसको, अब देखिए इनमें सब में स्क्वायर दिख रहा है, अब कुछ और चेंजिंग करने लायक दिख रहा है आपको? कट करो वीडियो, कट करो। लिखेंगे F बराबर m अपॉन आर इंटू 2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा F अपॉन यम अपॉन आर इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक आर हमारा जो है यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, F इक्वल टू एम इंटू 4 पाई स्क्वायर स्मॉल आर बचेगा 1 और नीचे से टी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हमें आर क्यूब यहाँ पे बताया गया था, थर्ड नियम में कितना बताया गया था, आर क्यूब, तो यहाँ पे तो केवल आर प्राप्त हो रहा है, तो आर क्यूब लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ इंटू लिखेंगे, आर स्क्वायर ऊपर भी और आर स्क्वायर नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, एफ इक्वल टू यम इंटू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब और नीचे आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर पहले से था, इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमें देखिए, अब हमने आपको बता रखा होगा कि जहां पर हमारा आर क्यूब ऊपर दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, अब आर क्यूब बन गया ना ऊपर, तो आर क्यूब और बटे के टी स्क्वायर, आर क्यूब बटे के टी स्क्वायर जो ये दिख रहा है, इसी को मैंने कहा था कि क्या है, ये स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक, यहाँ के कहेंगे, क्या कहेंगे, यानी यम इंटू 4 पाई स्क्वायर बटे के आर स्क्वायर इंटू इसको कहेंगे के, क्या कहेंगे, के, जहाँ के क्या है, एक स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है। के क्या है, एक स्थिरांक है। ठीक है, तो लिखिएगा इसे, यहाँ साइड में लिख लीजिएगा, चूंकि के बराबर आर क्यूब बटे के टी स्क्वायर। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू, अच्छा हमें किसको प्रोपोर्शनल टू दिखाना था, किसके थ्रू, नीचे देखिए आपका आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है ना, तो अब हमारा न्यूटन का गति विषयक जो नियम है, न्यूटन से या कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, क्या होता है न्यूटन का, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर इन होता है। तो यहाँ से यफ और आर को यदि हम देखें, यफ और आर को, बाकी इन चीज़ों को भूल जाए, तो यफ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर दिख रहा है, यानी जो हमारा आर का स्क्वायर यानी दूरी का वर्ग के क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के व्युत क्रमानुपाते है ना, जो दूरी का वर्ग है वो गुरुत्वाकर्षण बल या आकर्षण बल के व्युत क्रमानुपाते है। ठीक है, तो लिख देंगे ये चीज, ठीक है ना, इतना लिखिए। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा।
ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हम अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय मां सरस्वती।